आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के एक नियम को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस नियम का नाम है किरचॉफ का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं कि किरचॉफ का नियम होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, किरचॉफ के दो नियम होते हैं। ठीक है, कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। तो समझ लेते हैं कि पहला नियम होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, किसी संधि बिंदु में आने वाली सभी धाराओं का योग जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। बोला गया है किसी संधि बिंदु में, ये एक संधि बिंदु है, यहाँ पर एक धारा ये आ रही है जिसका नाम है I1, एक धारा आ रही है जिसका नाम है I2। तो ये हो गई आने वाली धाराएं। अब कौन सी धाराएं जा रही हैं? तो एक ये धारा, एक ये धारा और एक ये धारा, और भी आप लोग धाराएं ले सकते हो। तो ये हो जाएगा I3 धारा, ये हो जाएगा I4 धारा और ये हो जाएगा I5 धारा। तो यहाँ से इस नियम में क्या बोला गया है? इस नियम में बोला गया है कि आने वाली सभी धाराओं का योग जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होती है। मतलब क्या है, यहाँ की जो कुल धारा है और यहाँ की कुल धारा आपस में बराबर होंगी, है कि नहीं? यहाँ पर इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 वो बराबर होगा किसके? I3 प्लस I4 प्लस I5। और यही होता है किरचॉफ का पहला नियम। आई बात समझ में? आने वाली सभी धाराओं का योग जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होती है। I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा? I3 प्लस I4 प्लस I5 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें क्या बोला गया है? यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो किरचॉफ का पहला नियम होता है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि इस नियम के अनुसार आवेश संरक्षित रहता है, नियत रहता है। इस नियम को संधि का नियम भी कहा जाता है। मतलब किरचॉफ के पहले नियम को संधि का नियम भी कहा जाता है। तो इस बात को भी यहाँ लिख लें, इस नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि किरचॉफ के पहले नियम को और किस नाम से जानते हैं। तो किरचॉफ के पहले नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं दूसरे नियम को। दूसरे नियम में बोला गया है किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पॉस में। अब ये प्रत्येक बंद पॉस क्या है? तो पहला बंद पॉस ये हो जाएगा और दूसरा बंद पॉस ये वाला हो जाएगा, है ना? ये पूरा बंद है कि नहीं है? तो पहला बंद पॉस ये होगा और दूसरा बंद पॉस ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है? विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं। विभिन्न खंडों का मतलब क्या है? इस खंड में जो धारा है वो I1 है, इस खंड में जो धारा है वो I2 है और इस खंड में बहने वाली जो धारा है वो I1 प्लस I2 है। तो इसी बात को यहाँ पर बोला गया है, विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग बोला गया है। और इसके आगे क्या बोला गया था? संगत प्रतिरोधों के गुणनफल। अब संगत प्रतिरोध देखिए, तो यहाँ पर देखिए I1 धारा के जो संगत प्रतिरोध है वो R1 है, I2 धारा के जो संगत प्रतिरोध है वो R2 है और I1 प्लस I2 धारा की जो संगत प्रतिरोध है वो R3 है। ऐसा क्यों? क्योंकि I1 धारा R1 में बह रही है, I2 धारा R2 में बह रही है और I1 प्लस I2 धारा R3 में बह रही है। बाकी ये तो पता है ना कि R1, R2, R3 है क्या? ये बाह्य प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, और E1 और E2 ये क्या है? विद्युत वाहक बल है। ये तो आपको पता ही होगा। आगे क्या बोला गया था? बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब है कि आपको यहाँ पर दिशा को फोकस करना है कि धाराओं की दिशा क्या है। अभी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में भी। आगे पढ़ते हैं। उस पॉस में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है और बंद पॉस में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बराबर क्या होता है? संगत प्रतिरोध के संगत जो धारा बह रही है उनका दोनों का गुणा करते हैं तो वो लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बराबर हो जाता है। अब इसके अनुसार हम लोग समीकरण बनाते हैं जिससे
ये नियम और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले बंद पॉज में। तो पहला बंद पॉज क्या है? तो ये वाला है। इसको आप नाम देना चाहे तो नाम भी दे सकते हैं। इसको हम कह देते हैं ए, इसको बी, ये सी, ये डी, ई और ये एफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बंद पॉज एक में। यहाँ लिखेंगे बंद पॉज कौन सा? ए बी सी एफ ए, ए बी सी एफ ए में। इसमें हम लोग काम करें, इसमें क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बोला गया था प्रत्येक बंद पॉज में विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो यहाँ पर देखिए हमें I1 पे R1 का गुणा करना है। तो यहाँ लिख देंगे I1 R1। इसके बाद देखिए हमें घूमना कैसे है? हमें इस तरह घूमना है, ठीक है, हमें ऐसे घूमना है। तो R1 पे कौन सी धारा? I1 बह रही है। इसके बाद यहाँ से हम घूमते हुए हम लोग आ गए। घूमने के बाद जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए हमने पूरा बंद पॉज लिया है कि नहीं लिया? तो ये दोनों खंडों की बात करेगा। तो जैसे आप लोग यहाँ से घूम के आओगे तो वैद्युत धारा की दिशा अलग हो जाएगी ना भाई। I1 की दिशा तो इधर की ओर है, लेकिन I2 की दिशा इधर की ओर है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन की है। और यहाँ पर प्रतिरोध कौन सा है? R2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस I2 R2। इसलिए बोला जाता है बीजगणितीय योग। आपको डायरेक्शन को फोकस करना है। डायरेक्शन यहाँ पर अलग थी, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस को ले रखा है। इसके बाद क्या बोला गया है? विद्युत वाहक बलों के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए E1 और E2 की दिशा, इससे बहने वाली जो धाराएं हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में है ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? E1 में E2 को घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? E1 में E2 को घटा देंगे। तो ये तो था प्रथम बंद पॉज के लिए। यदि दूसरे बंद पॉज में बात करें तो दूसरा बंद पॉज कौन सा है? दूसरा बंद पॉज कौन सा है? दूसरा बंद पॉज है F C D E F में। यदि इसमें हम लोग बात करें, इसमें क्या बोला गया है? I2 की संगत प्रतिरोध है R2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग I2 R2। ठीक है, घूमना वो कैसे था? अभी प्लस माइनस की हम लोग बात नहीं करेंगे, यहाँ देखते हैं घूमते कैसे हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसे घूमना है, इस तरह घूमना है, ऐसे घूमेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पर आओगे तो R2 में I2 मिल गया, तो हमने कर दिया। इसके बाद जैसे आप लोग यहाँ पर आओगे तो इसकी दिशा देखिए, I2 की दिशा भी इसी दिशा की ओर है। I2 ऐसी आएगी कि नहीं आएगी? और I1 प्लस I2 की दिशा भी यही है, मतलब दोनों की दिशाएं कैसी हैं? एक ही तरफ है। और ये I1 प्लस I2 कैसे हो गया? तो यहाँ से I1 धारा आ रही थी, यहाँ से I2 धारा आ रही थी, तो कुल धारा यहाँ पर हो गई I1 प्लस I2। तो यहाँ पर I2 और I1 प्लस I2 की दिशा एक ही हो गई, इसलिए यहाँ पर हम लोग ले लेंगे यहाँ पर प्लस। तो क्या आ जाएगा? I1 प्लस I2। संगत प्रतिरोध की बात करें इसमें तो वो है R3। इसमें कौन सा विद्युत वाहक बल कार्य कर रहा है? तो एक ही है, वो है E2। आई बस समझ में? तो इस प्रकार आपको नियम को समझना है। बस यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा फोकस करना है कि यहाँ पर बोला गया है विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग और लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस बात को फोकस करना है, बाकी दूसरा नियम बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसको हमने लिखा नहीं अभी, फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ये कार्य करता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किरचॉफ के दूसरे नियम को और किन नामों से जानते हैं? पहला नाम देखिए कौन सा है इसका? इसका पहला नाम है वोल्टता का नियम। ठीक है, वोल्टता का नियम। और नंबर 2 में इसे कहा जाता है बंद पॉज का नियम। बंद पॉज का नियम। तो आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है कि इसे किन किन नामों से जाना जाता है। पहले नियम जो था उसे हम लोग संधि के नियम से जानते थे, है ना। और जो दूसरा नियम है उससे हम लोग
किरचॉफ का दूसरा नियम, वोल्टता का नियम और बंद पॉज के नियम से हम लोग इसे जानते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम होते क्या हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, यदि चैनल पर आपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा।